गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ एक ज़बरदस्त डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर पर। तो कहें शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, देखिए आप लोगों की तैयारी बिंदास होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम 2 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप लोग अच्छी तैयारी किए होंगे। तो उसी तैयारी को मैं केवल आकलन करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसा तैयारी किए हैं। मूल्यांकन हम लोग करना चाहते हैं, अर्थात आपका हम रिवीजन करना चाहते हैं। मैराथन स्पीड से मैं रिवीजन करना चाहूँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें कैरल प्लस यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब जिसने नहीं किया था अभी तक भी, और वीडियो को कर दें लाइक, और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सभी दोस्तों तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए मेरा सहयोग करें और शेयर करते रहें। ठीक है, शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न आता है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको लिखना होगा इलाहाबाद में स्थित है, अर्थात आप लिखेंगे प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, आपको पता है, उनको जब विश्वास है आप भी लिखेंगे वाराणसी में स्थित है या बनारस में स्थित है। राइट, ऐसे करके हमें ये प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल आपको फास्ट रिवीजन कराना है मैराथन स्पीड से। आप लोग तैयारी तो पहले से किए हैं। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना हो सकता है कि क्वेश्चन आपके सामने आए। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप लिखेंगे प्रयागराज में स्थित है। अधिकतर शिक्षण संस्थान या जो भी ये कार्यालय है ना, इस प्रकार से वो इलाहाबाद में ज़्यादा हैं। ठीक है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर में लिखना होता है इलाहाबाद में स्थित है। राइट, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको लिखना होगा, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है ना, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना होगा, तो यह लखनऊ में स्थित है। ठीक, अब आगे बात करें हम इसी प्रकार से बात करते हैं सीमेट पर। सीमेट का अगर प्रश्न आता है कि सीमेट कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि सीमेट प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक है, तो ऐसे करके प्रश्न अगर कोई भी आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, और फोर्थ सेमेस्टर से पहले जितने भी आपके सेमेस्टर थे अब सारे क्वालिफाई हो चुके हैं, सबके एग्जाम हो चुके हैं, सबके रिजल्ट आ चुके हैं, बिंदास हो चुका है मामला। अब बस आपका फोकस होगा मेरे हिसाब से फोर्थ सेमेस्टर का, इसको करेंगे क्वालिफाई और तुरंत आप लोग यूपी टेट का देंगे एग्जाम, वहाँ से पास होकर के बनेंगे आप शिक्षक। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए, प्रश्न आया था सन 2016 में। शैक्षिक भ्रमण का महत्व क्या है। देखिए, एजुकेशन ट्रिप जो होती है, इसको हम टूर बोल देते हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर सपोज कीजिएगा आपको बच्चे को किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बताना है कि लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था और ये दिल्ली में स्थित है और इसमें ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें बताने के लिए अगर हम बच्चे को लाल किले तक ले जाएं तो बच्चा भली भांति बहुत अच्छे से समझ सकता है। हमें ताजमहल के बारे में बच्चों को बताना है तो ताजमहल में संगमरमर का बना हुआ है, ये सब चीज़ें अगर हमें बच्चों को बतानी है तो अगर हमने ताजमहल बच्चे को दिखा दिया तो उस अनुभव को बच्चा कभी भूल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बुनियादी अनुभव बच्चे को मिलते हैं, बेसिक एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है जब बच्चा उसी लोकेशन में जाकर के उस चीज़ को महसूस करता है। ठीक, वैसे ही ज्योग्राफी के बारे में अगर हमें भौगोलिक स्थिति के बारे में बच्चों को बताना है तो उसी स्थान पर अगर हम ले जाते हैं, वहाँ का क्या रहन सहन है, वहाँ की जलवायु क्या है, तो बच्चा उसको महसूस करता है और उसको कभी भूल नहीं पाता। ठीक, इस प्रकार से शैक्षिक भ्रमण का हमारे बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि खेलकूद से बच्चों में किन किन पक्षों का विकास होता है। कौन कौन से पक्ष ऐसे हैं जिसका खेलकूद के द्वारा विकास होता है। तो दोस्तों ऐसा कोई पक्ष ही नहीं है जिसका विकास खेलकूद के द्वारा नहीं होता हो। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और राष्ट्रीयता की भावना भी बच्चों के अंदर आती है। खेल कूद करते करते बच्चे सीखते कि मुझे अपने देश के लिए खेलना है, तो ऐसे बच्चे के अंदर नेशनलिटी की भावना क्रिएट होती है। बच्चे का फिजिकली ग्रोथ होता है, बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट होता है, बच्चे के अंदर सोशल क्वालिटीज़ आती हैं, बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ में बैठता है, उठता है, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। चारित्रिक बच्चे का विकास होता है। ये सभी पक्षों का बच्चे का विकास होता है खेलकूद के द्वारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। आप शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक बनने के बाद में आपके सामने कौन कौन सी पंजिकाएं आपको विद्यालय में बनानी होती हैं, तो यहाँ केवल शिक्षकों से संबंधित की बात की गई है। क्वेश्चन हमारा सन 2016 में आया था। शिक्षकों की उपस्थिति सबसे पहले जब आप लोग स्कूल पहुंचेंगे,
स्कूल में जाकर के हमको अपना अटेंडेंस भरना होता है। तो अटेंडेंस के लिए हमारा शिक्षक उपस्थिति पंजिका होती है। वेतन रजिस्टर होता है जो हमारे अपने पास होता है, विद्यालय में नहीं होता। अब मिड डे मील का रजिस्टर होता है जिसमें हम बच्चों की संख्या चढ़ाते हैं, कितने बच्चे विद्यालय में आए, कितने बच्चों ने भोजन किया, कितने बच्चों ने हाथ धुले हैं, आज हमने खाने में मेन्यू में क्या बना था, ये सारी चीज़ें मिड डे मील रजिस्टर के अंदर दर्शाई जाती हैं। पत्र व्यवहार पर रजिस्टर होता है। विद्यालय से संबंधित कोई भी पत्र अगर हमें प्राप्त होगा हम पत्र व्यवहार में दर्ज करेंगे। अगर हम अवकाश पर जाएंगे तब भी पत्र व्यवहार में दर्ज करेंगे, और जब हम वापस विद्यालय को आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब भी हम पत्र व्यवहार में दर्ज करते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। किसी का नियुक्ति होती है, कोई विद्यालय में आता तब भी, कोई रिलीव होकर के जाता तब भी, बहुत सारी बातें हमें पत्र व्यवहार रजिस्टर में दर्ज करनी होती हैं। सेवा पुस्तिका एक हमारा ये गोपनीय दस्तावेज हुआ करता है। सेवा पुस्तिका हमारे डिपार्टमेंट में जमा हो जाती है, वहाँ पर ये रनिंग में रहती है, अर्थात मेंटेन होती रहती है कंटिन्यू। ठीक है। अब वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं? अब हम यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अभिलेखों की बात करेंगे। वित्तीय अभिलेख क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। देखिए, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर। अब शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि शुल्क का काम हो गया है बंद। जो RT 2009 आया था उसने कहा था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा दी जाती है। सन 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें फीस का काम ही बिल्कुल बंद कर दिया गया। वेतन भुगतान रजिस्टर। अब वेतन भुगतान का कार्य भी इस प्रकार से होता है कि आपके अकाउंट में सैलरी चली जाती है, NEFT हो जाता है, नेफ्ट हो जाता है, तो अब आपका ये भी काम खत्म। रख रखाव रजिस्टर जरूर विद्यालय में होता है वित्तीय अभिलेख के रूप में, क्योंकि रख रखाव रजिस्टर के अंदर क्या होता है, जो विद्यालय को विकास अनुदान प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम विद्यालय से संबंधित सामग्रियां खरीदते हैं, तो वह रजिस्टर में दर्ज हमें करनी होती है। ठीक है। कैश बुक भी हम इसी आय व्यय का तैयार करते हैं, और मिड डे मील रजिस्टर के बारे में मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूं। आगे बात करेंगे BRC तथा NPRC में क्या अंतर है। देखिए, BRC जो होता है वो ब्लॉक स्तर का केंद्र होता है उसको BRC बोला जाता है, और NPRC जो बोलते हैं वो न्याय पंचायत स्तर को बोलते हैं। राइट। तो न्याय पंचायत स्तर पर जितने भी विद्यालय होते हैं सभी की सूचनाएं न्याय पंचायत पर कलेक्ट की जाती है, और वहाँ से कलेक्ट करने के बाद में उनको ब्लॉक संसाधन केंद्र पर भेज दिया जाता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और वह न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर है। ऐसे करके तो ब्लॉक संसाधन केंद्र पर भेज देते हैं, और वहाँ से उनको आगे जनपद पर, जिले स्तर पर भेज दिया जाता है। ठीक। सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको बताना कि सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है, तो आप आंसर में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सार्वभौमिकरण से आज से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक। नॉर्मल वे में आप इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं, क्लास आपको कैसी लगती है, आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ये भी आप मुझे कमेंट में लिख करके डाल दीजिएगा फटाफट। आप वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो को लाइक करना तो कतई नहीं भूलना। जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बार बार बताता रहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप उसके लिए बेल आइकन जो दिया होता है घंटी, उसको ज़रूर एक बार दबा दीजिएगा। राइट साइड में दिया होता है घंटी का बटन, उसको दबाने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा। साथ ही साथ मैं UP टेट की तैयारी हम आपको कराने जा रहे हैं। अब सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाएगी। हिंदी का अलग तैयार कराया जाएगा, EVS अलग तैयार कराया जाएगा, CDP आपका अलग तैयार कराएंगे, मैथ्स आपका अलग से तैयार कराएंगे, वो भी टॉपिक वाइज आपको देंगे। बिंदास तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी UP टेट की। और अभी हमारा इसी सप्ताह में बैच स्टार्ट होने वाला है UP टेट का। राइट। तो आप लोग नोट डाउन कर लें दोस्तों। आपके एग्जाम होने के तुरंत बाद में, जैसे ही DLED 4th सेम के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में हम लोग UP टेट की तैयारी करा देंगे शुरू। ठीक। उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये प्रश्न हमारा पहले आ चुका था, रिपीट हो गया। तो लखनऊ में सभी को पता होगा। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? प्रबंधन प्रक्रिया के अंगों में आ जाता है नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि आदि। राइट। आगे क्वेश्चन लेंगे और हम अपनी क्लास को करते हैं कंप्लीट। तो टाइम भी काफ़ी हमने ले लिया, चलिएगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं मैं बता देता हूं आपको। मुख्य अध्यापक का कमरा, जिस कक्ष में हेडमास्टर जी बैठते हैं, वह कमरा आता है। विद्यालय कार्यालय आता है, जो स्कूल का ऑफिस बना हुआ होता है। क्लासरूम आते हैं, स्टाफ रूम आता है, ड्राइंग रूम होता है, साइंस रूम होता है,
जिसको लेबोरेटरी भी हम बोल सकते हैं, भूगोल कक्ष होता है, शौचालय होता है, खेल का मैदान होता है, छात्रावास, पुस्तकालय आदि आदि, ये सभी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। राइट, आप लोगों को प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से लिख करके एक नंबर अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? लर्निंग कॉर्नर को आप समझ सकते हैं, लर्निंग से आशय होता है सीखने से, कॉर्नर का आशय होता है कोने से, अर्थात वह कोना जहां बैठ करके हम बच्चा सीख सकता हो, जहां से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती हो, जहां पर शैक्षिक गतिविधियां करता हो, वह कोना लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। राइट, आप अपनी भाषा में लिखें। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप प्रश्न का उत्तर अगर आप अपनी भाषा में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, तो एग्जामिनर इंप्रेसिव होता है और नंबर आपको अवश्य पूरे देता है। राइट, अब आगे बढ़ें और मेरा आज का सेशन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसको आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप ट्रेन में डाल दीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए चाहता हूं अनुमति। धन्यवाद, जय हिंद।